dear viewer, student and my friends, you're most welcome to my channel Commerce Wave YouTube classes for you. Dear student, in this video tutorial, we are going to learn what is the concept of an account in accounting field. प्यारे विद्यार्थियों, हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में लेखांकन में प्रयुक्त होने वाले शब्द खाता, अकाउंट को समझेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी डायरी या पॉकेट डायरी से तो परिचित होंगे ही, या तो खुद ही इस्तेमाल किया होगा या किसी को इस्तेमाल करते हुए देखा होगा। यदि हम ध्यान दें तो यह पाएंगे या देखेंगे कि वह व्यक्ति किस प्रकार डायरी का उपयोग करता है। डायरी का उपयोग वह लेन देन को लिखने के लिए करता है। वह जब भी कोई लेन देन करता है तो डायरी में उसे नोट करता है। यदि वह लेन देन कई लोगों से करता है तो डायरी के अलग अलग पन्नों में अलग अलग व्यक्तियों से संबंधित लेन देनों को लिखता है। जैसे वह यदि ए, बी और सी तीन व्यक्तियों से लेन देन करता है तो ए के लिए डायरी के विशेष हिस्से का इस्तेमाल करता है, विशेष पन्ने का इस्तेमाल करता है। बी के लेन देन को लिखने के लिए डायरी के अलग पन्ने का इस्तेमाल करता है और सी के लेन देनों को लिखने के लिए सी वाले पन्ने का इस्तेमाल करता है। इससे उसे क्या फ़ायदा होता है? तो जब भी ए, बी या सी में से किसी के हिसाब किताब को जानने की ज़रूरत पड़ती है, अर्थात किसको कितना देना है या किससे कितना पाना है या किससे क्या लिया और क्या किसको दिया, तो वह डायरी के उस व्यक्ति से संबंधित पन्ने पे जाता है, पेज पे जाता है और उस पर लिखी हुई इंफॉर्मेशंस को जोड़ और घटा करके वह हिसाब लगा लेता है कि मिस्टर ए से या मिस्टर बी से या मिस्टर सी से क्या पाना है, क्या देना है या क्या लेना है। जो काम डायरी के अलग अलग हिस्से या अलग अलग पन्नों का है, वही काम लेखांकन की पुस्तकों में खाते का है। खाता लेखांकन पुस्तकों में किसी व्यक्ति, कंपनी, संपत्ति, दायित्व, आय तथा व्यय जैसे मदों का एक संक्षिप्त रिकॉर्ड रखने के लिए प्रयुक्त होता है। जब भी उस मद या उस व्यक्ति से संबंधित कोई लेन देन किया जाता है तो उसको उससे संबंधित खाते में लिखा जाता है, तथा जब भी किसी व्यक्ति या मद से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त करनी हो तो उससे संबंधित खाते से प्राप्त की जा सकती है। जैसे यदि व्यापार विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं, सप्लायर, ग्राहक आदि से डील करता है, व्यापार करता है, लेन देन कोई करता है, तो अपनी बहियों में प्रत्येक सप्लायर, प्रत्येक आपूर्तिकर्ता एवं प्रत्येक ग्राहक का खाता रखता है, जिनमें उस व्यक्ति विशेष, ग्राहक विशेष अथवा वस्तु विशेष से संबंधित लेन देनों को रिकॉर्ड के रूप में लिखा जाता है। व्यापार में प्रयुक्त होने वाला खाता सामान्य डायरी के पन्नों की तरह नहीं होता, बल्कि एक विशेष प्रकार के फॉर्मेट का प्रयोग खाते के लिए किया जाता है। वर्तमान में अधिकतर व्यापारों में जो खाते का फॉर्मेट इस्तेमाल किया जाता है, इसे हम टी शेप अकाउंट कहते हैं। इसमें दो साइड होते हैं, बाएं हिस्से को डेबिट तथा दाहिने हिस्से को क्रेडिट साइड कहते हैं। किसी खाते के डेबिट साइड में लेन देनों को तब लिखा जाता है जब वह खाता उस लेन देन में डेबिट हुआ हो, तथा क्रेडिट साइड में उस खाते में तब लिखा जाता है या लेन देन को उस समय लिखते हैं जब उस विशेष लेन देन में वह खाता क्रेडिट हुआ हो। खाते में लेन देनों को, लेन देनों के डेट, उनके विवरण, धनराशि आदि सूचनाओं के साथ लिखा जाता है। इन सूचनाओं को लिखने के लिए अलग अलग कॉलम्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आप इस प्रारूप में देख सकते हैं। दिए हुए प्रारूप में जैसे रमेश अकाउंट लिखा हुआ है, यह इस खाते का शीर्षक है, अर्थात यह जो विवरण है या यह जो स्टेटमेंट है
या यह जो खाता है ये रमेश का खाता कहा जाएगा। अब रमेश जिस लेन देन में डेबिट होगा उस लेन देन का विवरण रमेश के डेबिट साइड में लिखा जाएगा, अर्थात बाएं साइड में, बायां साइड जो है वो डेबिट साइड है, इस डेबिट साइड में लिखा जाएगा। और जब रमेश किसी लेन देन में रमेश का खाता क्रेडिट होगा तो उसका विवरण इस स्टेटमेंट के क्रेडिट साइड में अर्थात दाएं तरफ लिखा जाएगा। खाता बहियों में खाते के डेबिट और क्रेडिट साइड की पहचान के लिए बाएं हिस्से कोने पर DR लिखा होता है, अर्थात वह साइड या वह पक्ष डेबिट साइड होता है, और दाहिने साइड में क्रेडिट CR लिखा होता है, अर्थात यह क्रेडिट साइड होता है। इसी प्रकार व्यापार की अन्य मदों, व्यक्तियों आदि से संबंधित अलग अलग खाते इसी फॉर्मेट में तैयार किए जाते हैं एवं वे खाते जब डेबिट होते हैं जिन लेन देनों से, उन लेन देनों का विवरण डेबिट साइड में, और जब वे खाते क्रेडिट होते हैं तो इसका विवरण क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। विद्यार्थियों, व्यापार में लेन देनों को रिकॉर्ड करने के लिए जिन खातों का प्रयोग किया जाता है उनको मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला पर्सनल अकाउंट अर्थात व्यक्तिगत खाते, एवं दूसरा वर्गीकरण होता है इम्पर्सनल अकाउंट और व्यक्तिगत खाते। व्यक्तिगत खातों का अभिप्राय उन खातों से है जिनका संबंध किसी व्यक्ति, किसी व्यापार, फर्म अथवा कंपनी से हो, जैसे राम का खाता, अशोक ट्रेडर्स का खाता, ACC कंपनी का खाता इत्यादि। ये सभी खाते व्यक्ति, फर्म अथवा कंपनी से संबंधित हैं, इसलिए इन खातों को पर्सनल अकाउंट के नाम से जानते हैं। इम्पर्सनल अकाउंट और व्यक्तिगत खाता वे खाते जो व्यक्तिगत खाते नहीं हैं, अर्थात जिनका संबंध किसी व्यक्ति अथवा संस्था से नहीं होता है, उन्हें हम इम्पर्सनल अकाउंट अर्थात अव्यक्तिगत खाते कहते हैं। जैसे किसी संपत्ति का खाता, कैश अकाउंट, आय एवं व्ययों का खाता, लाभ एवं हानि का खाता इत्यादि। व्यक्तिगत खाते 3 प्रकार के होते हैं: नेचुरल पर्सनल अकाउंट, प्राकृतिक व्यक्ति खाता, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, बनावटी व्यक्ति खाता, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता। तथा अव्यक्तिगत खातों के 2 प्रकार होते हैं। पहला रियल अकाउंट, वास्तविक खाता, दूसरा नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र का खाता। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, प्राकृतिक व्यक्ति खाता। इस वर्ग में उन खातों को रखा जाता है जिनका संबंध किसी व्यक्ति, स्त्री या पुरुष जो भगवान के द्वारा बनाए गए हों से है, जैसे राज का खाता, राजेश का खाता, रमेश का खाता, सुरभि का खाता इत्यादि। सेकेंड, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, बनावटी व्यक्तिगत खाते। विद्यार्थियों, ये वे पर्सनल अकाउंट्स होते हैं जो बनावटी व्यक्तियों से संबंधित होते हैं। बनावटी व्यक्ति अर्थात जो भगवान के द्वारा निर्मित व्यक्ति नहीं होते हैं, मेल या फीमेल नहीं होते हैं, किंतु उन्हें व्यापार में व्यक्तियों के समान ही दर्जा प्राप्त होता है, जैसे कि वे लेन देन कर सकते हैं। इन्हें कानून द्वारा भी व्यक्ति का दर्जा प्राप्त होता है, जैसे कोई पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, व्यक्तियों का समूह, व्यक्तियों का संघ, कोई कारपोरेट कंपनी इत्यादि। इन सब से संबंधित खातों को आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट अर्थात बनावटी व्यक्ति खाता कहते हैं। थर्ड, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाते। प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाते वे खाते होते हैं जो वास्तव में व्यक्तिगत खाते नहीं होते, किंतु वे किसी नेचुरल पर्सनल अकाउंट या आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं और उनकी आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड से संबंधित होते हैं, जैसे प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग वेज, सैलरी आदि। विद्यार्थियों,
इस प्रकार के खाते की एक साधारण पहचान होती है कि यह मूलतः नॉमिनल अकाउंट होते हैं, नाम मात्र के खाते होते हैं, किंतु इनमें प्रीफिक्स जैसे प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एडवांस, एक्रूड आदि शब्द जुड़ा होता है। इसी कारण से यह किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं या व्यक्ति से संबंध को दर्शाते हैं, इसीलिए इन्हें व्यक्तिगत खाते की श्रेणी में पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में रखा जाता है। अब बात करते हैं अव्यक्तिगत खातों की, इम्पर्सनल अकाउंट की, जिसमें दो वर्ग हैं, रियल अकाउंट वास्तविक खाता और नॉमिनल अकाउंट नाम मात्र का खाता। रियल अकाउंट वास्तविक खाता किसी संपत्ति, वस्तु अथवा अधिकार, चाहे वो टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, अर्थात दृश्य हो अथवा अदृश्य हो, इनके खाते रियल अकाउंट्स कहलाते हैं। जैसे भूमि का खाता लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, मशीन अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, गुडविल अकाउंट, कैश अकाउंट, पेटेंट अकाउंट इत्यादि। सेकेंड, नॉमिनल अकाउंट नाम मात्र का खाता। विद्यार्थियों, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, नॉमिनल का मतलब होता है जो केवल अपने नाम के कारण ही अस्तित्व में आता है। इन खातों के अंतर्गत आयों का खाता, व्ययों का खाता, हानियों तथा लाभों के खाते आते हैं। जैसे विक्रय खाता, क्रय खाता, वेतन का खाता, कमीशन खाता, छूट का खाता, इंटरेस्ट अथवा ब्याज का खाता आदि। इन खातों को नॉमिनल अकाउंट नाम मात्र के खाते कहते हैं। रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ अकाउंट्स, खातों के डेबिट और क्रेडिट के नियम। विद्यार्थियों, अब जिस बात की मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वह लेखांकन का सबसे आधारभूत सिद्धांत कहलाता है। लेखांकन अकाउंटिंग के विद्यार्थी जानते हैं कि यदि उन्हें अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रखने आ गए, अर्थात यह तय करना कि कौन सा खाता कब डेबिट होगा और कौन सा खाता कब क्रेडिट होगा, तो उन्हें अकाउंटिंग आ गई, या यूँ कहें कि उन्हें अकाउंटिंग का ज्ञान प्राप्त हो गया। परंतु अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि विद्यार्थियों को इसका ज्ञान नहीं होता है कि कौन सा खाता कब क्रेडिट होगा और कौन सा खाता कब डेबिट होगा। अकाउंटिंग के वे विद्यार्थी जो अपने आप को अकाउंटिंग में कमज़ोर मानते हैं, मेरा जहाँ तक अनुभव है वह यह है कि उन्हें इस गोल्डन रूल की जानकारी नहीं होती है, इसीलिए वे अकाउंटिंग को एक कठिन विषय के रूप में मानते हैं और ये मानते हैं कि उनसे अकाउंटिंग नहीं हो सकती या अकाउंटिंग का काम उनसे नहीं हो सकता है। परंतु मैं यहाँ यह बता दूँ कि यह बिल्कुल ही सबसे आसान नियम है। यदि कोई विद्यार्थी खातों को डेबिट और क्रेडिट करने का नियम जान जाता है, खातों को डेबिट और क्रेडिट करना जान जाता है, तो वह लेखांकन को जान लेता है। इफ यू नो द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ अकाउंट, देन यू नो अकाउंटिंग। तो आइए हम लोग जानते हैं कि कब किसी खाते को क्रेडिट करते हैं और कब किसी खाते को डेबिट करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट अर्थात व्यक्तिगत खाते में डेबिट और क्रेडिट करने का जो नियम है वह कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, अर्थात प्राप्त करने वाले को, पाने वाले को डेबिट करें और देने वाले को क्रेडिट करें। अर्थात यदि किसी लेन देन में कोई व्यक्तिगत खाता पाने वाला है, प्राप्त कर रहा है, कुछ प्राप्त कर रहा है, तो उस लेन देन में वह खाता डेबिट किया जाएगा। इसी प्रकार यदि किसी लेन देन में कोई व्यक्तिगत खाता देने वाले की भूमिका में हो, अर्थात कुछ दे रहा हो, तो उस समय उस लेन देन में वह व्यक्तिगत खाता क्रेडिट होगा।
इसे हम इस रूप में भी कह सकते हैं, द बेनिफिट रिसीवर अकाउंट डेबिटेड एंड द बेनिफिट गिवर अकाउंट क्रेडिटेड इन पर्सनल अकाउंट। अर्थात किसी लेन देन में कोई व्यक्तिगत खाता यदि लाभ प्राप्त करता हो तो वह खाता डेबिट होगा, तथा यदि किसी लेन देन में कोई व्यक्तिगत खाता लाभ देने वाला हो तो उस व्यक्तिगत खाते को क्रेडिट किया जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हमने कुछ उदाहरण लिए हैं। इन उदाहरणों की सहायता से हम लोग सीखेंगे कि कब कोई पर्सनल अकाउंट डेबिट होगा तथा कब कोई व्यक्तिगत खाता क्रेडिट होगा। पहला उदाहरण हम लेते हैं, कैश पेड टू दिनेश 100 रुपीज़। दिनेश को 100 रुपये नगद भुगतान किए। अब इस लेन देन में हम सबसे पहले यह छांटेंगे, यह देखेंगे कि कौन सा खाता पर्सनल अकाउंट है, कौन सा खाता व्यक्तिगत खाता है। यदि हम देखें तो इस लेन देन में दो महत्वपूर्ण खाते हैं, पहला कैश और दूसरा दिनेश। चूंकि हम बात पर्सनल अकाउंट की कर रहे हैं और पर्सनल अकाउंट पीछे हम लोग देख लिए हैं कि पर्सनल अकाउंट या व्यक्तिगत खाते वे खाते हैं जो किसी व्यक्ति या संस्था से संबंधित हो। यहाँ देखें तो कैश जो खाता है यह किसी व्यक्ति या संस्था से संबंधित नहीं है या किसी व्यक्ति या संस्था का नाम नहीं है, इसलिए यह तो पर्सनल अकाउंट होगा नहीं। अभी दूसरा अकाउंट जो हमारे प्रश्न में दिखता है वह है दिनेश। हाँ, चूंकि दिनेश किसी व्यक्ति का नाम है इसलिए यह निश्चित रूप से एक पर्सनल अकाउंट है, व्यक्तिगत खाता है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। तो इस प्रकार देखें तो पर्सनल अकाउंट जो इस लेन देन में है वह है दिनेश। अब गौर करते हैं कि दिनेश बेनिफिट रिसीवर है या बेनिफिट गिवर है, अर्थात लाभ पा रहा है, कुछ पा रहा है, रिसीव कर रहा है अथवा कुछ दे रहा है। तो यहाँ देखें एक बार और प्रश्न को यदि हम पढ़ें तो है कैश पेड टू दिनेश। तो दिनेश पैसे पा रहा है, दिनेश को भुगतान किया जा रहा है, तो यानी दिनेश इसमें पैसे पा रहा है। तो रिसीवर है, चूंकि हमारा रूल कहता है द बेनिफिट रिसीवर इज डेबिटेड। तो इस प्रकार जो दिनेश का खाता है वह क्या होगा इस लेन देन में, तो दिनेश का खाता इस लेन देन के कारण डेबिट किया जाएगा। कितने रुपए से? 100 रुपए से। अब एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, कैश रिसीव्ड फ्रॉम महेश 1000। महेश से 1000 रुपये प्राप्त किए। यदि हम इस लेन देन को गौर से देखें तो इसमें भी दो जो खाते दिखाई दे रहे हैं उसमें पहला तो एक है कैश, लेकिन कैश यह एक पर्सनल अकाउंट नहीं है, और दूसरा खाता महेश का खाता। महेश फिर से देखें तो दिनेश की ही तरह महेश भी एक व्यक्ति का नाम है या एक व्यक्ति है, इस कारण यह एक व्यक्तिगत खाता हुआ। अब फिर देखते हैं कि महेश इस लेन देन में रिसीवर है कि गिवर है। तो देखिए कैश रिसीव फ्रॉम महेश, महेश देने वाला है और हमारा रूल कहता है कि बेनिफिट गिवर क्रेडिटेड, अर्थात इस लेन देन की जब हम एंट्री करेंगे तो इसके कारण महेश का खाता क्रेडिट होगा। अगले उदाहरण को देखें, परचेज गुड्स फ्रॉम शीतल ब्रदर्स 12,000 रुपीज ऑन क्रेडिट। शीतल ब्रदर्स एक फर्म का नाम है, शीतल ब्रदर्स, जिससे उधार सामान खरीदा 12,000 रुपये का। इस लेन देन में परचेज गुड्स या परचेज अकाउंट और दूसरा जो संबंधित खाता है वह है शीतल ब्रदर्स। परचेज अकाउंट किसी व्यक्ति या संस्था का नाम है नहीं, इसलिए यह पर्सनल अकाउंट नहीं हो सकता, जबकि शीतल ब्रदर्स एक व्यवसाय व्यापार का नाम है, एक फर्म का नाम है। तो शीतल ब्रदर्स एक व्यक्तिगत खाता है। अब यदि देखें तो शीतल ब्रदर्स इसमें गिवर है या रिसीवर है। वो सामान देने वाला कौन है? शीतल ब्रदर्स। परचेज किया तो शीतल ब्रदर्स ने सामान दिया। इस तरीके से देखें तो शीतल ब्रदर्स इस लेन देन में क्रेडिट किया जाएगा। अगले उदाहरण को देखें, गुड्स सोल्ड टू XYZ कंपनी 2,000 रुपीज ऑन क्रेडिट।
XYZ कंपनी को 2000 का सामान उधार बेचा। इसमें व्यक्तिगत खाता, अब तो आपको पहचानने में दिक्कत नहीं होगी, अब आप ये पहचान सकते हैं कि इसमें XYZ कंपनी व्यक्तिगत खाता है, पर्सनल अकाउंट है, और यहाँ XYZ कंपनी रिसीवर है, क्योंकि सामान बेचा किसको जा रहा है, तो XYZ कंपनी को। रिसीवर होने के नाते इस लेन देन के लिए XYZ कंपनी का खाता क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। अब बात करते हैं रियल अकाउंट्स की, अर्थात वास्तविक खाते कब डेबिट होते हैं एवं कब क्रेडिट होते हैं। डियर स्टूडेंट, हम सब जानते हैं कि रियल अकाउंट एसेट, थिंग्स, राइट्स आदि से संबंधित होते हैं। तो जब कोई एसेट, प्रॉपर्टी या थिंग्स, वस्तु अथवा अधिकार संस्था के पास आते हैं या व्यापार को प्राप्त होते हैं, व्हेन कम्स इन, या जब इनमें वृद्धि होती है तो इनके खाते को डेबिट करते हैं। इसी प्रकार जब कोई संपत्ति, अधिकार अथवा वस्तु व्यापार से बाहर जा रही होती है तो उसके खाते को क्रेडिट किया जाता है, यानी विच गोज आउट या डिक्रीज, या जिसमें कमी होती है तो उसके खाते को क्रेडिट करते हैं। आइए इसको भी कुछ उदाहरणों के साथ देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, फर्नीचर परचेज फ्रॉम राघव 1700 रुपीज़। 1700 रुपये का फर्नीचर राघव से क्रय किया। प्यारे विद्यार्थियों, इस लेन देन में कौन कौन से खाते प्रभावित हो रहे हैं, तो देखें तो हम पाएंगे पहला फर्नीचर अकाउंट, और दूसरा चूंकि उधार क्रय है इसलिए राघव का खाता। इस लेन देन में फर्नीचर खाता रियल अकाउंट होगा, क्योंकि फर्नीचर एक संपत्ति होती है। अब यदि हम गौर करें तो देखें कि इस लेन देन के वजह से फर्नीचर व्यापार में आ रहा है या फर्नीचर व्यापार से जा रहा है, या व्यापार में फर्नीचर खाते का शेष इस लेन देन से बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो देखें हम पाएंगे चूँकि परचेज करते हैं तो फर्नीचर व्यापार को प्राप्त होती है, तो इस प्रकार से भी देखें तो विच कम्स इन, यानी जो खाता, जो रियल इंक्रीज होता है, बढ़ता है, वह डेबिट होता है। तो इस लेन देन में फर्नीचर खाता क्या होगा, डेबिट होगा। अगले उदाहरण में देखें, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक 1200 रुपीज़। इस लेन देन में रियल अकाउंट के रूप में यदि हम देखें तो कैश अकाउंट रियल अकाउंट होगा। यदि इस लेन देन के परिणाम स्वरूप देखें तो कैश संस्था से बाहर जा रही है, व्यापार से बाहर जा रही है, अर्थात कैश का बैलेंस जो संस्था में है वो कम हो रहा है इस लेन देन के कारण, इसलिए इस लेन देन के परिणाम स्वरूप कैश खाता क्रेडिट किया जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3, अ मशीनरी सोल्ड टू ए लिमिटेड फॉर 5000 रुपीज़। इस लेन देन में बात करें तो मशीनरी अकाउंट रियल अकाउंट होगा, और इस लेन देन के परिणाम स्वरूप चूँकि मशीन बेची जा रही है इसलिए मशीन के खाते में कमी होगी, मशीन के खाते का बैलेंस कम होगा, अतः इस लेन देन के लिए मशीन खाते को क्रेडिट किया जाएगा। नंबर 4, कैश रिसीव्ड फ्रॉम एक्स एंड सन्स 1000 रुपीज़। एक्स एंड सन्स फर्म से 1000 रुपये प्राप्त हुए। इस लेन देन में भी वास्तविक खाता कौन सा खाता है, कैश अकाउंट। और देखें इस लेन देन के परिणाम स्वरूप कैश का बैलेंस बढ़ रहा है, इसलिए इस लेन देन के कारण कैश अकाउंट डेबिट किया जाएगा। अब बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट्स की। एक बार फिर आपको याद दिला दें, नॉमिनल अकाउंट्स वे अकाउंट्स होते हैं जो एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम और गेन से संबंधित होते हैं। नॉमिनल अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट करने का रूल है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड एंड इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। अर्थात व्यय तथा हानियों के खाते डेबिट होते हैं एवं आय तथा
लाभों के खाते क्रेडिट होते हैं। आइए इसे कुछ उदाहरणों की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला उदाहरण है सैलरी पेड इन कैश 1700 रुपीज़। नकद वेतन का भुगतान किया 1700 रुपये। यदि इस लेन देन को देखें तो इसमें एक खाता वेतन तथा दूसरा खाता नगद कैश प्रभावित हो रहा है। इसमें भी वेतन खाता सैलरी अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होगा, क्योंकि सैलरी क्या होती है, खर्चा होती है, और हम जानते हैं कि खर्चे और हानियों के खाते क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट होते हैं। तो इस प्रकार सैलरी या वेतन खाता नॉमिनल अकाउंट हुआ। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि खर्चे के खाते को डेबिट करिए। चूँकि सैलरी खर्चा है इसलिए सैलरी का खाता क्या होगा, डेबिट होगा। अब आते हैं अगले एग्जाम्पल पे। गुड्स स्टोलन 1200 रुपीज़। 1200 रुपये का सामान चोरी हो गया। इस सौदे में यदि हम देखें तो गुड्स स्टोलन खाता एक हानि को दर्शाता है, और जैसा नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि हानियों के खाते क्या होते हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड। इसलिए गुड्स स्टोलन अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, डेबिट होगा। अगला एग्जांपल देखें। कमीशन रिसीव्ड रुपीज़ 2000। 2000 रुपये कमीशन प्राप्त हुए। कमीशन प्राप्त करना, हम जानते हैं कि कमीशन प्राप्त करना क्या है, व्यापार के लिए आय है। आयों के खाते क्या होते हैं, तो नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। इसलिए कमीशन रिसीव्ड अकाउंट जो होगा वह नॉमिनल अकाउंट होगा। अब बात करें कि कमीशन रिसीव अकाउंट क्रेडिट होगा या डेबिट। तो जैसा कि नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है, क्या इनकम अर्थात आय क्या होती है, क्रेडिट होती है। इसलिए इस लेन देन में कमीशन रिसीव्ड अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। अगला उदाहरण देखें। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक 1000 रुपीज़। 1000 रुपये का इंटरेस्ट बैंक से प्राप्त हुआ। इस लेन देन में देखें तो इंटरेस्ट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है और इंटरेस्ट रिसीव्ड है, अर्थात व्यापार के लिए यह आय है, और आयों के खाते क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। इसलिए यहाँ इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। विद्यार्थियों, ऐसे ही इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड क्या होता है, या इंटरेस्ट केवल दिया हुआ हो तो क्या होता है, यह भी एक नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन ये क्या है, एक्सपेंस है, व्यय है, व्यापार के लिए एक खर्चा है। तो यदि इंटरेस्ट पेड है तो उसका खाता क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अगर जानकारी अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।